मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब एसएन रिएक्शन, आप शॉर्ट में से क्या बोलेंगे, एसएन रिएक्शन हमने स्टार्ट की थी। हमने आपको इसमें न्यूक्लियोफाइल को इंट्रोड्यूस कर दिया था कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है एग्जाम्पल के साथ, और दूसरा हमने एसएन रिएक्शन का फॉर्मेट भी आपको बता दिया था। फॉर्मेट कुछ इस तरह से था, देख लीजिएगा। ये एक हेलो एल्केन है, तो इस पर जो अटैक करता है वो एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये फॉर्मेट हम बता चुके हैं लास्ट क्लास में, फिर से एक बार। तो ये एक तरह से इसे सब्स्टिट्यूट करता है, तो सब्स्टिट्यूशन है जो कि न्यूक्लियोफाइल ने किया, इसलिए नाम पड़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एनयू मतलब न्यूक्लियोफाइल, एनयू मतलब न्यूक्लियोफाइल, और प्लस में आ जाएगा एक्स नेगेटिव। तो सब्स्टिट्यूशन करता है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल ये सब्स्टिट्यूशन करता है, तो रिएक्शन का नाम पड़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपको एग्जाम्पल्स इसके लिखने होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वन बाय वन हम लिखेंगे। लिखने का एक पर्टिकुलर तरीका है, उस तरीके को हम फॉलो करेंगे। हम 1 2 3 करके लिखेंगे, या फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लें आप, फर्स्ट कर लें आप ऐसे। फर्स्ट में आप हेलो एल्केन लिखें RX, कोई पर्टिकुलर नाम ना दें अभी। पहली रिएक्शन है इसकी एक्वस KOH, ध्यान दीजिएगा रिएक्शन किससे है, एक्वस KOH। एक और याद रखना, जहां जहां KOH हो सकता है उसके प्लेस पर आप NaOH भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही जैसे वर्क करते हैं। एक्वस KOH या एक्वस NaOH भी आप बुला सकते हैं। रिएक्शन होगी OH, यहां आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, यहां OH नेगेटिव है तो बनेगा ROH प्लस KX। आपको प्लस में इसे दिखाने की नीड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इसमें इस रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन है उसे इंडिकेट करना है। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन में है OH नेगेटिव। KOH रिएक्ट कर रहे हैं तो भी OH नेगेटिव है, NaOH रिएक्ट कर रहे हैं तो भी OH नेगेटिव है। भाई डिसोसिएट हो जाते हैं पूरी तरह, तो K पॉजिटिव OH नेगेटिव बनेगा। जब OH आयनिक कंपाउंड है, डिसोसिएट तो हो ही जाएंगे। नेगेटिव OH है तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज होता है, हम ये बता चुके हैं। तो जब रिएक्शन आप लिखें फॉर्मेट में R के रेस्पेक्ट में, तो वहां ब्रैकेट में आपको न्यूक्लियोफाइल आपको लिखना होगा। साथ में इसके दो एग्जाम्पल भी आपको देने होंगे। दो एग्जाम्पल मतलब एक बार R को आप मान लीजिएगा CH3 और X को आप Cl मान लीजिएगा। एरो पर दिखाएं एक्वस KOH इस तरह से, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा CH3OH। एक और रिएक्शन आप लिख लें CH3CH2, इसमें आपने एल्काइल ग्रुप मिथाइल नहीं इथाइल लिया है, और Cl की जगह कोई दूसरा हेलोजन ले लें और डालें एक्वस NaOH भी डाल सकते हैं आप, तो बनेगा CH3CH2OH। यानी कि ये जो एसएन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल थी, इसके फर्दर दो एग्जाम्पल हमने लिख लिए हैं। अब हम सेकंड पर आते हैं। ये फर्स्ट थी, अब सेकंड। एसएन रिएक्शन बहुत सारी होती हैं, सेकंड पर आते हैं। सेकंड है हमने RX लिया और इसे वाटर से रिएक्ट करवाया, केवल एक्वस KOH या NaOH नहीं डाला, केवल वाटर ही लिया, तो भी प्रोडक्ट वही होता है ROH प्लस HX। अब इसमें आपको न्यूक्लियोफाइल कौन है भाई, फर्स्ट में हमने न्यूक्लियोफाइल क्या बताया, OH नेगेटिव, तो यहां भी हमें देखना होगा न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो न्यूक्लियोफाइल देख रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल कोई गैस करो क्या होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल। ये मत देखो यहां क्या जुड़ा है, ये देखो न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। वाटर पर तो 2 लोन पेयर होते हैं,
वाटर कोई आयोनिक कंपाउंड थोड़ी डिसोसिएट हो जाए, बहुत वीक आयोनाइज होता है। तो आप ये नहीं सोच सकते H पॉजिटिव OH नेगेटिव तो OH नेगेटिव है, ये पूरा ही न्यूक्लियोफाइल है। इस R पर अटैक ऑक्सीजन करता है, जब जुड़ जाता है तो H आयन अलग होता है। तो न्यूक्लियोफाइल पूरा H2O है। भाई देखो एग्जांपल देखो न्यूक्लियोफाइल के, मैंने लिखवाया होगा H2O न्यूक्लियोफाइल में, जिन पे लॉन पेयर होते हैं न्यूट्रल स्पेसीज, वो न्यूक्लियोफाइल है। तो यहां न्यूक्लियोफाइल H2O है। ये दो एग्जांपल इसमें भी आए आपके, मैं नहीं लिखूंगा आपसे। CH3Cl से वाटर को रिएक्ट करवाएं, प्रोडक्ट बनाएं, फिर CH3CH2, जरूरी नहीं 2 कार्बन 3 कार्बन का ले लें, आयोडाइड भी ले सकते हैं आप, कोई सा भी ले सकते हैं, रिएक्ट करवा लें आप। तीसरे पार्ट देखो, 2 एग्जाम्पल मैं छोड़ रहा हूं, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिखेंगे, जैसे ऊपर 2 एग्जाम्पल थे इसके भी आए। अब हम थर्ड पर आते हैं। थर्ड हम रिएक्ट करते हैं इसे RX प्लस NH3, बनेगा RNH2 प्लस HX। यहां न्यूक्लियोफाइल कौन है चेक करते हैं, न्यूक्लियोफाइल अमोनिया रिएक्ट कर रही है, जुड़ रहा है NH2, लेकिन अमोनिया खुद न्यूक्लियोफाइल है, आयनिक कंपाउंड नहीं है, जुड़ेगा तो H बाद में रिलीज होगा, H अलग रिलीज होगा, X अलग, H पॉजिटिव X नेगेटिव मैंने एक साथ लिख दिए हैं। तो न्यूक्लियोफाइल है अमोनिया, पूरा अमोनिया ही न्यूक्लियोफाइल है। इसके बाद वैसे ही 2 एग्जाम्पल्स आप यहां लिखेंगे जैसे सबसे पहले में थे। ये एग्जाम्पल इसलिए है ताकि आपको ये रिएक्शंस याद होने लगे, याद होने लगेंगी तो आप अप्लाई कर पाओगे, प्रैक्टिस होती रहेगी। फोर्थ पर आते हैं RX, ये जो बना है अमीन है, ये खुद भी न्यूक्लियोफाइल होता है। यहां न्यूक्लियोफाइल ये पूरा है, जैसे यहां NH3 था, यहां RNH2 है। या N रिएक्ट करेगा, जब N रिएक्ट करेगा तो H तब बाहर निकलेगा जब जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या R, ये वाला N H, एक H बचा और एक ये R जो यहां पर था, प्लस HX। वैसे ही है न्यूक्लियोफाइल, आपको इंडिकेट करना होगा न्यूक्लियोफाइल कौन है। यहां न्यूक्लियोफाइल ये पूरा है RNH2, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल। क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर लॉन पेयर है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ 2 एग्जाम्पल इसमें भी लिखे गए हों। नेक्स्ट भी है फिफ्थ, अभी भी इसके ऊपर लॉन पेयर है, ये खुद भी न्यूक्लियोफाइल है, इसे फर्दर रिएक्ट कर सकते हो आप, RNHR। R ये वाला, फिर ये N, फिर इससे 2 R जोड़े हैं, एक इधर जोड़ दो एक इधर जोड़ दो, प्लस HX। तो ये न्यूक्लियोफाइल है यहां पर, तो इंडिकेट करना ही होगा न्यूक्लियोफाइल RNHR। बच्चे कई बार इसे जब रिएक्ट करते हैं तो कंफ्यूजन में होते हैं, सर एग्जाम्पल तब लिखेंगे ये R और ये R इक्वल है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप इसे CH3 लेते हैं, CH3Cl, तो इसे आप CH3CH2 इथाइल ग्रुप ले सकते हैं, इक्वल भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं। उसी तरह यहां ये अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप डिफर भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। इसे मिथाइल, इसे मिथाइल, इसे इथाइल भी लिया जा सकता है। तो ये हैं ये रिएक्शंस, तो 2 एग्जाम्पल इसमें भी लिखे हों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, 6th। देखिएगा RX वही लिया हमने, प्लस यहां ले रहे हैं सोडियम एल्कोक्साइड RONA, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कायोनिक सब्सटेंस है। ये अल्काइल ग्रुप इक्वल भी हो सकते हैं, डिफर भी, लीजिए मैं डैश लगा लेता हूं, डिफर हो गए, इक्वल भी हो सकते हैं, ये नहीं कि डिफर ही हो हमेशा। रिएक्शन करी, R न्यूक्लियोफाइल ये है, R ये पहले से था, O ने अटैक किया, O से क्या जुड़ा है R,
R डैश जोड़ा है। तो ये रिएक्शन हुई, ब्रैकेट प्लस में क्या आएगा NaX। अब हमें यहां इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो यहां पूरा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, RO नेगेटिव, R डैश लिया है तो R डैश, RO नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि ये डिसोसिएट हो जाएगा, Na पॉजिटिव अलग, RO नेगेटिव अलग। आप इसके एग्जाम्पल है, चलो इसके मैं लिख के दिखाता हूं, दो एग्जाम्पल जरूर लिखें। CH3Cl प्लस CH3CH2ONa, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। मैं इसलिए दिखा रहा हूं नेगेटिव पॉजिटिव, आपको नहीं दिखाना, मुझे तो एक्सप्लेन करना है कि ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां से इस पर कार्बन पर अटैक करेगा, Cl हट जाएगा, CH3 ये वाला, O ये वाला, O से जोड़ा है CH2, फिर जोड़ा है CH3 प्लस NaCl, तो ईथर बन गया, ईथर है ये। एक और एग्जांपल ले लें, अल्काइल ग्रुप बढ़ा दें, इक्वल वाला इथाइल इथाइल ले लें, कैसे भी ले लें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 7th एग्जांपल पर। RX प्लस NaI, रिएक्शन तो याद होगी, ये फिनकलस्टीन रिएक्शन है, प्रिपरेशन में आई थी हैलोजन एक्सचेंज। ड्राई एसीटोन डाल सकते हैं आप, ड्राई एसीटोन। I यहां न्यूक्लियोफाइल है, इसे हटा देगा, आ जाएगा RI प्लस NaX। तो न्यूक्लियोफाइल NaI एक आयोनिक कंपाउंड है, डिसोसिएट होगा तो न्यूक्लियोफाइल बनेगा I नेगेटिव। I नेगेटिव क्या है यहां पर, आपका न्यूक्लियोफाइल है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। 7th था, ये 8th पर। एग्जाम्पल जरूर लिख लेना भाई दो, ये तो वेल नोन रिएक्शन है, कई बार आई है। अब हम 8th पर चलते हैं, फोकस रखना, एग्जाम्पल जरूर लिखे हों। RX, एरो पर हमने लिखा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाइड्राइड है तो ये प्रोड्यूस करता है H नेगेटिव, और न्यूक्लियोफाइल का काम जो करता है वो H नेगेटिव है। न्यूक्लियोफाइल कौन है यहां पर, H नेगेटिव। तो कंपाउंड जो बनता है वो बनता है RH। ये उतनी सिंपल रिएक्शन नहीं है कि मैं इसे कंप्लीट करूं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। बस रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये कन्वर्जन के लिए याद रखना न्यूक्लियोफाइल इसका H नेगेटिव है। तो कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, कोई भी हेलो एल्केन क्यों ना हो, CH3 CH2 Br, आपको इससे एल्केन बनाना है। एक मेथड तो था जिंक और H आयन डालें आप, दूसरा मेथड क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालें आप। क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3, Br हट के H आ जाएगा। तो हेलो एल्केन से एल्केन बनाने का ये तरीका है। चलिए नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन थी, अब थोड़ी अलग सी हैं। 8th 9th पर हैं हम। 9th, ये 4 रिएक्शंस हैं जो डिफरेंट सी हैं, देखिएगा। RX प्लस KCN, चाहे मीडियम कोई सा भी रहा हो, देखिएगा। तो प्रोडक्ट बनेगा RCN प्लस KX। न्यूक्लियोफाइल चेक करना ही होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो अब 4 आ रही है। न्यूक्लियोफाइल, इसका न्यूक्लियोफाइल है CN नेगेटिव, CN नेगेटिव। ये है CN नेगेटिव, नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल है साइनाइड आयन। एग्जाम्पल इसके भी लिखें आप। इसके साथ ही एक रिएक्शन और पढ़ाई जाती है, RX प्लस AgCN। RX प्लस AgCN, ये जो प्रोडक्ट है बनता है RNC प्लस AgX।
देखो ये तो एक जैसे ही थे, लेकिन प्रोडक्ट बदल गया है। प्रोडक्ट ही नहीं, न्यूक्लियोफाइल भी बदला है। यहां न्यूक्लियोफाइल है AgCN टोटल। CN नेगेटिव नहीं है, AgCN है। उसी तरह से इसका भी एग्जाम्पल आ जाए, उसी तरह से दो रिएक्शंस और हैं। 11th RX प्लस KNO2 ध्यान देना, प्रोडक्ट RONO प्लस KX। तो यहां जो न्यूक्लियोफाइल है वो है ONO नेगेटिव। ये नेगेटिव है तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये ऑक्सीजन। और ये कंपाउंड जो बना है ये नाइट्राइट है, एल्काइल नाइट्राइट, NITRITE नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइट। CH3O तो मिथाइल नाइट्राइट। ऐसे एग्जाम्पल लिखोगे तो नेमिंग कर पाओगे। इसके साथ एक एग्जाम्पल और आता है, देखिएगा 12th होगा ये, RX प्लस AgNO2 RNO2 प्लस AgX। और न्यूक्लियोफाइल समझना, देखो रिएक्शन एक ही जैसी है लास्ट की। KCN ने रिएक्ट किया साइनाइड, AgCN ने रिएक्ट किया आइसोसाइनाइड, KNO2 ने रिएक्ट किया नाइट्राइट, AgNO2 ने रिएक्ट किया नाइट्रोएल्केन है। कौन सा है? नाइट्रोएल्केन। तो इसमें भी न्यूक्लियोफाइल चेक करते हैं, AgONO, यानी कि ये AgNO2 पूरा ही न्यूक्लियोफाइल है। ये रहा इसका लॉन पेयर। रिएक्ट ये जो करेगा वो नाइट्रोजन के थ्रू करेगा। यहां से हम हटा देते हैं, वैसे तो दो लोन पेयर हैं, लेकिन ये जहां से रिएक्ट करेगा उस पर लोन पेयर हमने देखा है। चलिए इनकी वर्किंग देखते हैं, ऐसा है क्यों। KCN AgCN एक जैसे लगते हैं तो न्यूक्लियोफाइल अलग अलग कैसे हुआ, या साइनाइड और आइसोसाइनाइड क्यों बना? सिमिलर रीजन इनका होगा। ठीक, इससे पहले हमें एक वर्ड पढ़ना होगा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। मतलब जो इनमें न्यूक्लियोफाइल है, ये दो या ये दो, इन्हें थोड़ा स्टडी करना होगा, फिर हम उस रीजन पर आएंगे। तो चेक करिएगा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स एस लगा लीजिएगा। ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स को हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स बुलाते हैं। समझना, हमने CN लिखा, ये है CN। इस पर अगर ध्यान से देखोगे तो कार्बन भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। नाइट्रोजन पर लोन पेयर हैं, ये भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। एक भाई जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो एनायन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, वही तो न्यूक्लियोफाइल है। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है, नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव की तरफ तुरंत भागेगा, ये लोन पेयर की वजह से रिएक्ट करेगा। अगर कार्बन जुड़े तो कंपाउंड ये बना, नाइट्रोजन जुड़े तो कंपाउंड ये बना। ये साइनाइड, ये आइसोसाइनाइड, या ये नाइट्राइल और ये आइसोनाइट्राइल अलग अलग बने।
तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिन पर दो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होते हैं या दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, उन्हें बुलाते हैं एम्बीडेंट। एम्बी मतलब ड्वेल नेचर, दो। तो ये भी रिएक्ट कर सकता है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, एक बार में एक ही रिएक्ट करेगा भाई। इसे एक पॉजिटिव आर पॉजिटिव दिखा, देखो ये है, मान लो ये आर पॉजिटिव है, तो या तो ये इसकी तरफ जाएगा या तो ये इसकी तरफ जाएगा। ये जुड़े तो साइनाइड और ये जुड़े तो आइसोसाइनाइड। वैसे ही है एक ये वाला, यहां भी ऐसे ही है। अगर ये जुड़े तो कंपाउंड ONO नाइट्राइट, और ये जुड़े तो कंपाउंड O जुड़ गया नाइट्रो, तो कंपाउंड नाइट्रो। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिनके पास दो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होते हैं या दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, उन्हें हम बुलाते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। लिख लीजिएगा, मैं लिखवा देता हूं, एग्जाम्पल तो आ ही गए हैं, डिफाइन भी कर लीजिएगा। द न्यूक्लियोफाइल्स विच कंटेन टू इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स और टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स आर कॉल्ड एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, द न्यूक्लियोफाइल्स विच कंटेन टू इलेक्ट्रॉन रिच एटम्स, सेंटर की जगह क्या लिख सकते हैं, एटम्स, और टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स आर कॉल्ड एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये लिया है, ये एग्जाम्पल कंसीडर किया है, तो अगर एक कार्बन किसी से जुड़ता है तो कंपाउंड आप बुलाएंगे दैट इज नाइट्राइल, और नाइट्रोजन अगर जुड़ता है तो बॉन्ड अपने आप को बदल लेते हैं, तो आइसोनाइट्राइल। और दूसरा एग्जाम्पल अगर आपने लिया है ये, अगर ऑक्सीजन जुड़े तो नाइट्राइट, और नाइट्रोजन अगर जुड़े यहां से तो नाइट्रो प्रोडक्ट। तो इस तरह के न्यूक्लियोफाइल्स को बुलाते हैं हम एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। तो इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन है, जो हमने रिएक्शन अभी अभी पढ़ी थी जिससे निकल के आया एम्बीडेंट वर्ड, वो क्या थी, पहली वाली थी जी, RX है हेलो एल्केन, KCN अगर इससे रिएक्ट करे तो RCN बनता है, और इसी से अगर AgCN रिएक्ट करे तो आइसोसाइनाइड बनता है। तो क्वेश्चन है, KCN AgCN तो एक जैसे ही हैं, तो दोनों ने CN नेगेटिव ही प्रोड्यूस जैसे भी किया होगा, तो दोनों से एक जैसा प्रोडक्ट क्यों नहीं बना, प्रोडक्ट अलग अलग क्यों बना। या ये कहें लास्ट की रिएक्शन ले लें, KNO2 है तो नाइट्राइट है, AgNO2 है तो नाइट्रो है, तो उसमें ऐसे कैसे बना। तो मैं एक को समझा देता हूं, दूसरा अपने आप लिखेंगे। तो मैं इसे क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेता हूं। क्वेश्चन की फॉर्म में मतलब, when halo alkanes react with KCN it gives nitrile, whereas react with AgCN it gives isonitrile. explain, आपको एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों हुआ। चलिए आंसर, क्वेश्चन और आंसर देखने से पहले इसे एक्सप्लेन कर दें। समझना, जो KCN आप देख रहे हैं, मान लो हम इससे रिएक्ट कर रहे हैं CH3Cl, किससे रिएक्ट कर रहे हैं, KCN से, तो प्रोडक्ट है CH3Cn, और हम CH3Cl को रिएक्ट कर रहे हैं AgCN से, तो प्रोडक्ट है CH3Nc। इसमें दो कार्बन है चेन में, दैट इज 1 2 इथेन नाइट्राइल, इसकी चेन यहां तो है नहीं, यही है बस, तो मीथेन आइसोनाइट्राइल, इसका नाम इथेन नाइट्राइल। इसका नाम मीथेन आइसोनाइट्राइल। देखिएगा, ये जो कंपाउंड है KCN, ये आयोनिक है।
तो ये पूरा डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएट होके बनाता है K पॉजिटिव और CN नेगेटिव। ये CN नेगेटिव है। इस CN नेगेटिव के, इसका तो कोई रोल है नहीं, न्यूक्लियोफाइल ये है। ये अब एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, इसका कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन भी, दोनों फ्री भी हैं, दोनों बॉन्ड बनाने में कैपेबल भी हैं। यहां जो कार्बोकैटायन बनेगा Cl हटने के बाद, इस कार्बन पर दोनों रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ये कार्बन भी, ये कार्बन भी, सॉरी ये नाइट्रोजन। तो इस कार्बन से अगर ये जुड़े तो बॉन्ड बनता है ये कार्बन ये और ये कार्बन ये, CC बॉन्ड। और नाइट्रोजन इससे जुड़े तो बॉन्ड बनता है कार्बन बॉन्ड नाइट्रोजन। यानी कि ये अटैक करे तो ये वाला बॉन्ड बनेगा, ये अटैक करे तो ये वाला बॉन्ड बनेगा। अब ये स्टेबल है। कार्बन बॉन्ड, कार्बन इज मोर स्टेबल देन कार्बन बॉन्ड नाइट्रोजन। चूंकि ये स्टेबल है तो रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, मतलब रिएक्शन कार्बन की तरफ होगी, कार्बन की तरफ से होगी, नाइट्रोजन की तरफ से नहीं होगी। यानी कि अगर दोनों फ्री हैं और दोनों बॉन्ड बनाने में कैपेबल हैं तो कार्बन बॉन्ड बना लेगा, नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। अब दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ है AgCN। ये कोवेलेंट है, ये कोवेलेंट है तो ये डिसोसिएट हो नहीं रहा है, ये तो एज इट इज है। एज इट इज है तो लॉन पेयर कार्बन फ्री ही नहीं है, नाइट्रोजन फ्री है। देख पा रहे हैं नाइट्रोजन ही केवल फ्री है क्योंकि उस पर लॉन पेयर है और बॉन्ड भी नहीं बना, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ही नहीं है, ना वो फ्री है। तो अब जो इस कार्बन से रिएक्ट करेगा ये तो रिएक्ट कर ही नहीं सकता है भाई, ये रिएक्ट कहां से करे, ये तो बॉन्डेड है। तो केवल फ्री कौन सा था, नाइट्रोजन। तो अब नाइट्रोजन ही रिएक्ट करेगा और नाइट्रोजन अगर रिएक्ट करेगा तो ये CH3 नाइट्रोजन से जुड़ेगा, तो बॉन्ड क्या बनेगा, CH3 ये वाला और नाइट्रोजन और C और फिर Ag। जैसे बॉन्ड बनेगा ये हट जाएगा, ये हट जाएगा तो कंपाउंड क्या बचा, CH3। बॉन्ड अपने आप अरेंज कर लेंगे, NC लिखो या तो फिर बॉन्ड दिखाते हुए लिखो ऐसे। तो ये बना आइसोनाइट्राइल, इसीलिए इसमें पूरा न्यूक्लियोफाइल है और इसमें न्यूक्लियोफाइल केवल कौन सा था, CN नेगेटिव। तो KCN रिएक्ट कर रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल ये है, AgCN रिएक्ट कर रहे हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये पूरा न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि ये टूटा ही नहीं, ये कोवेलेंट है, डिसोसिएट नहीं होता। तो नाइट्रोजन पर लॉन पेयर थे तो उसने अटैक कर दिया क्योंकि कार्बन फ्री नहीं था। तो क्लियर हुआ। ऐसे ही NO2 और ONO का दिखाएंगे आप, ये रहा देख लो, ऊपर ही लिखा हुआ है। अगर KNO2 है तो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा आयन का, ये पूरा फ्री होगा। पूरा फ्री होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है, ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है, ज्यादा अटैक करेगा तो ये कंपाउंड बनेगा। और अगर AgNO2 है तो ये फ्री होगा ही नहीं, पूरा न्यूक्लियोफाइल होगा तो नाइट्रोजन फ्री है, नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, तो मैं KCN वाले को पहले लिखवा देता हूं क्वेश्चन की फॉर्म में और आंसर की फॉर्म में, ये NCERT में गिवन भी है, देखिएगा। पहले क्वेश्चन को समझ लें। हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड, मतलब RCN as main product, while WHILE, while AgCN form isocyanide as the main product। explain आपको करना है, मतलब हेलो एल्केन को रिएक्ट करवा रहे हैं आप KCN से तो RCN बन रहा है, AgCN से तो RNC बन रहा है। ये रिएक्शन तो हम बता चुके हैं, रीजन भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, वही रीजन है भाई, समझना बिल्कुल इक्वल, कोई सेंटेंस इधर से उधर नहीं है। अंडरलाइन भी करते चलना। देखें, KCN इज एन आयोनिक कंपाउंड बताया था एंड प्रोवाइड साइनाइड आयंस, ये वाले आयंस ये प्रोवाइड करता है इन सॉल्यूशन। इसमें दोनों फ्री हैं, कार्बन भी और नाइट्रोजन भी, इन विच बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स आर इन अ पोजिशन टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, दोनों के पास है, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। द अटैक टेक्स प्लेस मेनली थ्रू कार्बन। अटैक कहां से होता है, कार्बन। क्वेश्चन है क्यों भाई, कार्बन से ही क्यों।
कार्बन एटम है, नॉट थ्रू नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन से नहीं होता है। कारण देखिएगा, सिंस कार्बन बॉन्ड कार्बन इज मोर स्टेबल देन कार्बन बॉन्ड नाइट्रोजन। हाउएवर, अब दूसरे, ये तो हो गया केसीएन की बात, अब एजीसीएन की बात करेंगे। हाउएवर एजीसीएन इज मेनली कोवलेंट। ये कैसा था? आयोनिक। आयोनिक है, डिसोसिएट हुआ। कोवलेंट है तो डिसोसिएट ही नहीं हुआ। इन नेचर एंड नाइट्रोजन इज ओनली फ्री एटम। कार्बन फ्री नहीं है, केवल नाइट्रोजन फ्री है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए, और नाइट्रोजन जुड़ेगा तो आइसोसाइनाइड ही बनेगा, साइनाइड तो बन ही नहीं सकता है। तो सीधी सीधी एक्सप्लेनेशन है ये। उसी तरह से आप दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हो। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाओगे? अगर अब ये तो खत्म हो गया भाई ऊपर वाला। अब देखो, हेलो एल्केन को रिएक्ट कर रहे हैं हम KNO2 से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए इसे आप, तो प्रोडक्ट बन रहा है RONO प्लस KX, उसे रहने देते हैं। और अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं AgNO2 से, तो प्रोडक्ट बनना है RNO2। तो रीजन देना है ऐसा है क्यों। जब एक जैसे हैं तो एक जैसा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो आप देंगे KNO2 पूरा डिसोसिएट होगा, फुल डिसोसिएट। के पॉजिटिव अलग, ये अलग, दोनों डिसोसिएट हो गए, इसका कोई रोल नहीं है, ये है। इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों कैपेबल हैं बॉन्ड बनाने के लिए, यानी कि कार्बन एल्काइल ग्रुप से दोनों ही जुड़ सकते हैं जाकर। लेकिन प्रायोरिटी जाती है इसको, आप बोल सकते हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, या आप ये बोल सकते हैं ये ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल है देन दिस वन। ठीक, तो ये बॉन्ड बनाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा RONO। तो न्यूक्लियोफाइल ये था, क्योंकि ये कैसा था? आयोनिक था। AgNO2 कोवलेंट है, कोवलेंट है तो स्ट्रक्चर देखो कैसा है, AgON डबल बॉन्ड O। तो बताओ, ऑक्सीजन तो फ्री नहीं है, नेगेटिव है ही नहीं, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच है तो रिएक्ट करता है नाइट्रोजन, और जब नाइट्रोजन जुड़ जाता है तो ये बॉन्ड टूटता है, तो ये बनता है प्रोडक्ट ये वाला। तो कोवलेंट नेचर की वजह से केवल नाइट्रोजन फ्री था, और नाइट्रोजन फ्री था तो NO2 प्रोडक्ट इस वजह से बना। तो ये भी क्वेश्चन की फॉर्म में और आंसर की फॉर्म में आपको लिखना आता हो, ये भी पूछते हैं, दोनों पूछ लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है मैकेनिज्म ऑफ एसएन रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी तक हमने इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल पढ़ा, क्या होता है, फॉर्मेट पढ़ा, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े। उन सभी एग्जाम्पल्स की रिक्वायरमेंट कन्वर्जन में जरूरत होगी। सारे रिएक्शंस वो याद हो, एसएन रिएक्शन के सारे एग्जाम्पल्स। उसके बाद हमने एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल पढ़ा। हमने पढ़ा कि KCN रिएक्ट करता है तो साइनाइड, और AgCN रिएक्ट करता है तो आइसोसाइनाइड बनता है। खैर ये याद भी रखना है क्योंकि कन्वर्जन में बनाने पड़ेंगे। आगे जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ एसएन रिएक्शन। मैकेनिज्म, इसकी हर चीज इंपॉर्टेंस रखती है, वो रिएक्शन भी, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल भी, और ये मैकेनिज्म तो है ही इंपॉर्टेंस। अब समझना इसे, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है ही दो पार्ट में। पहला है SN1, फुल फॉर्म, 1 का मतलब मॉलिक्यूलरिटी, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है ही SN। 1 का मतलब क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब मॉलिक्यूलरिटी 1। अब याद करो काइनेटिक्स, मॉलिक्यूलरिटी टॉपिक तो काइनेटिक्स का है, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी
उन मॉलिक्यूल्स की संख्या होती थी जो एक साथ कोलाइड करते थे, कॉलिजन। एक बार वीडियो ऑफ करके एक बार मॉलिक्यूलरिटी टर्म चेक कर लें। आपको इस वक्त मॉलिक्यूलरिटी आती हो, बिना काइनेटिक्स के ये आगे नहीं बढ़ सकता है, इसीलिए ऑर्गेनिक से पहले आपको काइनेटिक्स करवाई जाती है। तो एक बार मॉलिक्यूलरिटी टॉपिक पूरा ही चेक कर लें, पूरा कंप्लीटली। दो तरह की रिएक्शंस होती थी, एलिमेंट्री, कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री की मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालते थे, कॉम्प्लेक्स की कैसे निकालते थे, मैकेनिज्म क्या होता था, रेट किस पर डिपेंड करता था, कौन से स्टेप पर डिपेंड करता था, और कॉम्प्लेक्स के रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी वर्ड अप्लाई होता था या नहीं होता था, ऑर्डर किसके बराबर होता था, एटसेट्रा, ये सारी चीजें। तो इसे करने से पहले वीडियो को रोको, एक बार कॉपी ओपन करो और मॉलिक्यूलरिटी जहां हेडिंग है केमिकल काइनेटिक्स में, उस टॉपिक को आगे तक पढ़ लो, मॉलिक्यूलरिटी तक बस। जहां एग्जाम्पल आने शुरू हो जाए वहां रुक जाना। चलिए हम इसे आगे बढ़ाते हैं, वीडियो प्ले कर लेना, उसके बाद देखिएगा। हम ले रहे हैं एक हेलो एल्केन, मान लो ये हेलो एल्केन हमने ली, ये टॉर्सरी हेलो एल्केन है 3 डिग्री, ये 90 के नहीं है बॉन्ड, ये ऐसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। हम टेट्राहेड्रल में भी बना सकते हैं, पहले इसमें पढ़ लें फिर हम टेट्राहेड्रल में दिखाते हैं। और मान लीजिएगा हमने इस पर डाला एक्वस NaOH, एक्वस KOH, उसने डिसोसिएट होकर प्रोवाइड किया OH नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल के की रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफाइल, ये OH नेगेटिव है, रिएक्शन इसी की है, ये अटैक करना चाहेगा। अटैक कहां करना है, Cl नेगेटिव है, स्लाइटली कार्बन पॉजिटिव है, तो इसका टारगेट ये नेगेटिव है, तो यहां है कार्बन है पॉजिटिव वाला, ये रहा। तो इस OH ने सोचा मैं ऐसे चला जाऊं पॉजिटिव के पास, ऐसे और जुड़ूं, लेकिन ये रास्ता सुटेबल नहीं है। यहां Cl नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, यानी कि Cl के नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर से माइग्रेट नहीं करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन होगा, यहीं से वापस आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, OH नेगेटिव यहां से अटैक नहीं कर सकता, तो वो स्टेबिलिटी की पोजीशन ढूंढेगा। उसने सोचा अच्छा आगे तो ये है, पीछे से जाऊं, 180 डिग्री डिस्टेंस, वही मिनिमम रिपल्सन होगा 180 डिग्री। यहां से भी एंटर नहीं मिल सकता, ये बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप यहां जुड़े हैं। अब बच्चे कहते हैं सर ये तो 90 पर है, बीच में से निकल जाएगा, ऐसे नहीं है। ये स्ट्रक्चर है इस तरह से, टेट्राहेड्रली अरेंज है, इनका 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 सबका एंगल बराबर है 109.5 डिग्री। तो हिंड्रेंस ये है, ये है, ये है, सामने नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहां से भी परमिशन नहीं मिलती। हिंड्रेंस का मतलब होता है केमिस्ट्री में स्टेरिक हिंड्रेंस का क्राउडेड एरिया, तो इस कार्बन के चारों तरफ क्राउडेड एरिया है, यहां से परमिशन नहीं मिलेगी कि OH नेगेटिव अटैक कर सके। इसका मतलब है कि OH तो इससे रिएक्ट कर ही नहीं सकता है, कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो फिर होता क्या है, फिर होता यह है कि ये जो बॉन्ड है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये डिसोसिएट होता है। ये डिसोसिएट होना बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ये आसानी से डिसोसिएट तो होगा नहीं, कोवेलेंट है, तो ये स्लो स्टेप है। Cl नेगेटिव, यहां OH का कोई काम था ही नहीं, ये रिएक्ट नहीं करता, तो हम इसे हटा देते हैं। जब अटैक ही नहीं कर पा रहा तो रिएक्ट नहीं करेगा, क्यों लिखें? Cl नेगेटिव हट गया। Cl नेगेटिव हटने के बाद
कार्बन पॉजिटिव बचा, 3 बॉन्ड बचे, 3 बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो प्लेनर ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल प्लेनर। यानी कि OH नेगेटिव अटैक कर नहीं पाया तो उसे हमने हटा दिया, वो एक्वा सॉल्यूशन में बस पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता। धीरे धीरे वाटर की हेल्प से पोलैरिटी है तो धीरे धीरे ये डिसोसिएट होकर जब Cl हट जाता है तो बनता है कार्बोकैटायन। या ये कहें कि कार्बोकैटायन अगर स्टेबल होगा तो ही बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। अब कार्बोकैटायन बन गया, कार्बोकैटायन बन गया, अब OH नेगेटिव अटैक कर सकता है। तो OH नेगेटिव पड़ा वहीं था, हमने फिर से दिखाया। कहां से अटैक करेगा भाई, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अब तो अट्रैक्शन फास्ट होगा, रोकेगा भी नहीं। अब ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, ये 120 एंगल, ये 120, ये 120। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, चेक करिएगा। ये है ट्राइगोनल प्लेनर, पंखे के ब्लेड की तरह 120 एंगल है, ये 120, ये 120, ये 120। तो जो अटैक होगा वो ब्लेड की तरफ से तो होगा नहीं, वो या तो ऊपर से होगा, ऐसे है तो ऊपर से, यहां से OH आए ऊपर से ऐसे, या फिर नीचे से। पंखा जब चल रहा हो, घूम रहा हो, भाई कहां से जा सकते हैं, नीचे छू सकते हैं, ऊपर ये थोड़ी छू सकते हैं ब्लेड्स को। तो उसी तरह से जो अटैक होगा इस OH नेगेटिव का इस पर, या तो ऊपर से होगा ऐसे कूद के आए, या तो बिल्कुल नीचे से। अगर ऊपर से होगा, मान लो ये है, यहां अटैक हुआ तो ऐसे घुमा रहे हैं तो इधर जाएगा, और नीचे से हुआ ऐसे घुमा रहे तो इधर जाएगा। तो एक तरह से 2 प्रोडक्ट बनने वाले हैं, 2 तरह के कौन से? एक मान लो ऊपर से अटैक हुआ तो OH जुड़ेगा राइट हैंड में, और अगर नीचे से अटैक हुआ तो OH जुड़ेगा लेफ्ट हैंड में, बाकी से CH3 जुड़ा हुआ है। सर ये दोनों तो एक ही हैं भाई, इक्वली तो हुए, हाँ इक्वली हैं अभी तो लेकिन अभी इक्वल हैं। कुछ समय बाद आपको इनमें डिफरेंस नजर आएगा और यही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। अभी इक्वल हैं, ये सही बात है। तो आप 2 लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल ही है। एक को लिख लें, एक को बाद में हटा दें, लेकिन बनाएं 2 ही, बाद में लिखें दोनों इक्वल ही हैं। लेकिन हाँ ये याद रखें, ऊपर से अटैक हुआ राइट हैंड में गया, नीचे से अटैक हुआ लेफ्ट हैंड में। और ऊपर से गया तो अलग डायरेक्शन में, नीचे से गया तो अलग डायरेक्शन में। डायरेक्शन लगे, कौन सी लेफ्ट कौन सी राइट है ये नहीं पता करते हैं। तो अब देखिएगा, ये स्लो स्टेप है पहला वाला। तो दूसरा कैसा है भाई, फास्ट, अटैक फास्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव का अट्रैक्शन है। तो जो रेट होता है, याद करो काइनेटिक्स, जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो डिपेंड करता है स्लो स्टेप पर। स्लो स्टेप ये है, तो R इक्वल टू K, ब्रैकेट में रिएक्टेंट का एक ही मॉलिक्यूल है, ये CH3 3 है, CH3 का होल थ्राइस CCl की पावर 1। स्लो स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही ऑर्डर भी होता है, पढ़ लिया होगा काइनेटिक्स इतना। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, और जो स्लो स्टेप की, जिस पर स्लो स्टेप है, इस पर रेट डिपेंड करता है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी भी है 1। मॉलिक्यूलरिटी केवल स्लो स्टेप की है, क्योंकि रेट उसी पर डिपेंड करता है। वो स्पीड बढ़ेगी तो ओवरऑल रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। इसकी स्पीड बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप स्लो रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा। तो रेट का बढ़ना डिपेंड करता है इस स्टेप की स्पीड का बढ़ना। और इसकी स्पीड कब बढ़ेगी, तब कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना ये स्टेप फास्ट होगा। इससे लेना देना नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है। तो सीधा सीधा हम पढ़ते हैं, SN1 का रेट कब बढ़ता है, ये डिपेंड किस पर करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये वर्ड याद रखना, इसे पूरा करके लिख लीजिएगा। द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ध्यान देना,
रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, बड़ा बड़ा लिखें इसे, मैं बोल रहा हूं, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। आगे हिंदी में लिखें, जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा SN1 की स्पीड होगी या रेट उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतनी ही SN1 रिएक्शन देने की कैपेबिलिटी उसकी होगी। अगर कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है तो फिर वो SN1 रिएक्शन भी नहीं देगा। यानी कि SN1 रिएक्शन कौन से हेलो एल्केन्स देते हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कार्बोकैटायन स्टेबल कौन बनाता है। जो भी हेलो एल्केन स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है वो उतनी ही SN1 देने की कैपेबिलिटी रखता है। जैसे 3 डिग्री हेलो एल्केन अगर है तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, तो 3 डिग्री की SN1 देने की कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। मैं ऑर्डर लिखता हूं, ऑर्डर ऑफ हेलो एल्केन्स, SN1 देने का ऑर्डर हेलो एल्केन्स का। जो 3 डिग्री हेलो एल्केन्स होती हैं वो फास्ट SN1 देती हैं, 2 डिग्री कम और 1 डिग्री हेलो एल्केन्स और कम। यानी कि कौन सी हेलो एल्केन्स SN1 देती हैं? 3 डिग्री। या डायरेक्ट याद रखना है तो हिंदी में नीचे लिख लें, केवल वही हेलो एल्केन्स SN1 रिएक्शन देते हैं जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनाते हैं। यह क्लियर हो बिल्कुल। केवल वही हेलो एल्केन्स SN1 रिएक्शन देते हैं जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनाते हैं। जैसे 3 डिग्री हेलो एल्केन स्टेबल, इसलिए हमने 3 डिग्री का एग्जांपल लिया ऊपर, स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगी तो ये SN1 देगी। 2 डिग्री कम बनाएगी, कम SN1 देने की कैपेबिलिटी, 1 डिग्री तो बहुत कम बनाएगी तो बहुत कम SN1 देने की कैपेबिलिटी है। अब आगे बढ़ते हैं। हेलो एल्केन्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर तो हमने पता कर लिया कि कौन SN1 देगा और कौन SN1 देगा, यही तो पढ़ा, भी SN2 तो आई भी नहीं। तो आगे पढ़ते हैं, अगर हेलोजन बदल रही हो, Cl, Br, I, F अलग अलग हो, तो कौन SN1 ज्यादा देगा? तो ये भी लिख लें। अगर मैं साइड में ही लिख रहा हूं डिफरेंट हैलाइड्स हैं तो सबसे ज्यादा SN1 देने की कैपेबिलिटी Ri की है, देन Rbr, देन RCl, देन Rf। Ri की SN1 देने की कैपेबिलिटी, अगर एल्काइल ग्रुप इक्वल है, मे भी मान लो ये CH3 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 और पूछें इनमें से SN1 ज्यादा कौन देगा, तो Ri देने की कैपेबिलिटी होगी। कारण है बड़ी बॉन्ड लेंथ है तो डिसोसिएशन एनर्जी कम है तो I आसानी से, बेटर लिविंग ग्रुप है, बेटर लिविंग ग्रुप मतलब छोड़कर जाने वाला। बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है? सबसे I नेगेटिव, या साइड में लिख रहा हूं, बेटर लिविंग ग्रुप I नेगेटिव, उसके बाद Br नेगेटिव, उसके बाद Cl नेगेटिव, उसके बाद F नेगेटिव। जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतना SN रिएक्शन देने की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2 हो। SN2 में भी यही ऑर्डर आने वाला है। I नेगेटिव सबसे बेटर लिविंग ग्रुप है, बड़ी बॉन्ड लेंथ है, आसानी से छोड़कर चला जाएगा। उसके बाद RBr, उसके बाद RCl और सबसे कम RF। तो RF की रिएक्टिविटी सबसे कम है और सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी Ri की है। तो बेटर लिविंग ग्रुप की ऑर्डर है, ये लिख लेना, लिविंग ग्रुप ऑर्डर, छोड़कर जाने वाले ग्रुप का ऑर्डर। सबसे पहले कौन छोड़कर जाएगा? I नेगेटिव। चलिए SN2 मैकेनिज्म पर आते हैं, चेक करिएगा SN2 मैकेनिज्म। SN2 फुल फॉर्म इसके भी लिखनी होती है, 2 का मतलब है बाई मॉलिक्यूलर, और फुल फॉर्म अपने आप पूरे लिख लें, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर मैंने क्लोज कर दिया, आप ओपन रखें, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरा फुल फॉर्म लिख लें, मतलब मॉलिक्यूलरिटी 2। चलिए इसे देखते हैं। अभी हमने पढ़ा
अभी हमने पढ़ा कि जो हेलोएल्केन स्टेबल कार्बोकैटायन बनाती है वो SN1 देती है, और जो स्टेबल नहीं बनाती तो वो SN2 रिएक्शन देती है। तो स्टेबल कार्बोकैटायन हम प्राइमरी ले रहे हैं, इस बार हम एक्यूरेट टेट्राहेड्रल ही बनाते हैं। CH3Cl हमने ले लिया, इसमें ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और हमने एरो पर डाला एक्वस KOH या NaOH जिसने OH नेगेटिव प्रोड्यूस किया, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। क्या है ये? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल को सामने से अटैक करना है कार्बन पर, यहां Cl नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो यहां से तो इसे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। पहले की तरह सामने से अटैक नहीं कर सकता, तो ये बैक मतलब एक्यूरेट 180 डिग्री डिस्टेंस से रिएक्ट करेगा। 180 डिग्री फ्री है भैया, ये 109.5 पर हैं, ये ऐसे हैं ऐसे, तो बीच से यहां से रिएक्ट कर सकता है। हिंड्रेंस इनमें नहीं है क्योंकि H से छोटा एटम तो कोई होता ही नहीं, ये तो बहुत माइनर एटम है, बहुत छोटा स्मॉल साइज का है, तो हिंड्रेंस ये क्रिएट नहीं करता, क्राउडेड एरिया नहीं बनाता। तो अटैक जब करेगा तो एक इंटरमीडिएट स्टेट में दिखा देता हूं, इंटरमीडिएट स्टेट देखिएगा, कार्बन Cl टूटने लगता है, उसी वक्त OH पीछे से 180 डिग्री से जुड़ने लगता है। OH 3 H हैं, आप दिखा दीजिए तीनों H को, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये डॉटेड से बना है, ये टूट रहा है, ये डॉटेड से बनाया, ये बॉन्ड बन रहा है। एक इंटरमीडिएट स्टेट ऐसी रही होगी। Cl और OH का जो डिस्टेंस है वो 180 का है क्योंकि रिपेल ना करें एक दूसरे को। इसके बाद Cl नेगेटिव हट जाता है और OH जुड़ जाता है, एक्यूरेट उस पोजीशन पर जुड़ता है जहां से Cl निकला है उसके बैक साइड में। तो OH जो जुड़ा हुआ है वो एक्यूरेट बैक साइड में है। किसके बैक साइड में? जहां से Cl निकला होगा उसके बैक साइड में। तो एक ही स्टेप है, ये तो इंटरमीडिएट मैंने ही लिखा, ये तो सिंगल स्टेप प्रोसेस है, इसमें स्टेप्स ही नहीं है। तो इसका रेट जो होगा R इक्वल टू K, ये इस पर भी डिपेंड करेगा। CH3Cl का एक मॉलिक्यूल है और OH ये भी रिएक्टेंट है, तो OH नेगेटिव पर भी डिपेंड करेगा। पावर 1 एक ही है, OH नेगेटिव। प्लस में दिखा सकते थे प्लस OH नेगेटिव। तो अब तो मॉलिक्यूलरिटी है, एलिमेंट्री रिएक्शन की तरह है, तो एक और एक ये दो, मॉलिक्यूलरिटी 2, इसलिए नाम पड़ा SN2। जो SN2 है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस है, ये इंटरमीडिएट हम अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने के लिए दिखा रहे हैं। जो SN1 है वो 2 स्टेप प्रोसेस है। तो SN2 आप यहां सेंटेंस में लिखें, वो हेलोएल्केन्स SN2 रिएक्शन देते हैं, सही से लिखें भाई, वो हेलोएल्केन्स SN2 रिएक्शन देते हैं जो स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बनाते हैं। अगर स्टेबल बना लेंगे तो फिर वो SN1 हो जाएगी, फिर तो 2 स्टेप बनने लगेंगे। कार्बोकैटायन एग्जिस्टेबल ही नहीं है प्राइमरी का। तो वो हेलोएल्केन्स, ध्यान देना, वो हेलोएल्केन्स SN2 रिएक्शन देते हैं जो स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बनाते हैं। हेलोएल्केन्स का SN2 रिएक्शन देने का जो ऑर्डर है वो है 1 डिग्री सबसे ज्यादा देगा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, और इससे भी कम आ जाए तो मिथाइल, जैसे कि मिथाइल ही लिया है ऊपर। एक एल्काइल ग्रुप इसमें होगा तो ये प्राइमरी होगा।
तो ये स्टेबल बिल्कुल कार्बोकैटायन नहीं बनाती है, उससे थोड़ा स्टेबल इसका, थोड़ा स्टेबल इसका। जैसे जैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे SN2 रिएक्शन देने की कैपेबिलिटी कम होगी और SN1 देने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो ध्यान केवल कार्बोकैटायन से ही रखना है। कार्बोकैटायन की मैंने बार बार बोल रहा था कि आप स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ लें, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो कार्बोकैटायन अगर स्टेबल बनेगा तो SN1, कार्बोकैटायन कैसा बनेगा, स्टेबल है तो SN1, और स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल, तो रिएक्शन कौन सी होगी, SN2। बस यही पहचान है। तो ऐसे हेलोएल्केन्स जो स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बनाते हैं वो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म से रिएक्ट करते हैं। चलिए ये तो ऑर्डर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हैलोजन डिफर है तो जैसे Ri, RCl, RBr, RF, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर वही है जो SN1 का था, क्योंकि बेटर लिविंग ग्रुप I है, देन गलत हो गया बेटा, एक सेकेंड, Ri सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन RBr, यहां ये उल्टा हो गया था, देन RCl, देन RF। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, Ri ही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा पूरी SN रिएक्शन के लिए। बेटर लिविंग ग्रुप है, बड़ी बॉन्ड लेंथ है, आसानी से ब्रेकेबल होती है। तो ये था आज का टॉपिक। कल हम SN1 और SN2 के रिएक्टिविटी ऑर्डर के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और अभी SN1 और SN2 में एलाइल भी आना है, बेंजाइल भी, वो भी कार्बोकैटायन स्टेबल होते हैं, तो वो ऑर्डर भी आना है।